हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 का हिमाचल प्रदेश का पेपर जो कि सिविल लॉ 1 का है। आज हम सिविल लॉ 1 डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सिविल लॉ 2 डिस्कस करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये वाला जो पेपर है इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से देख करके आंसर करना, ठीक है। देखो, an application for grant of temporary injunction in case of ex parte temporary injunction should be endeavored to be decided within कितने दिन में डिसाइड होगा, डिसाइड कर सकते हैं इसे, कितने दिन में डिसाइड कर सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ो, an application for grant of temporary injunction है, अगर एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया जा रहा है तो शुड बी एंडिएवर्ड टू डिसाइडेड विद इन 40 days एज प्रोवाइडेड इन द ऑर्डर एंड रूल दिस, ठीक है। अब आओ दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनी पर्सन हु विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड द गवर्नमेंट ऑफ ड्यूटी draws, makes or issues any bill of exchange or promissory note bearing a date subsequent to that on which such bill or note is actually drawn or made, मतलब गलत डेट दिखाई डिफ्रॉड करने के लिए गवर्नमेंट को। बी क्या है, knowing that such bill or note has been so post dated, endorses, transfers, presents for acceptance or payment, or accepts, pays or receives payment of such bill or note, or in any manner negotiate the same. तीसरा क्या है, with the like intent practices or is concerned in any act, contravene or device not specially provided by this act or any other law for the time being in force shall be punishable with फाइन 500 रुपए तक का, जैसे कि 67 में प्रोवाइड कर रखा है इंडियन स्टैम्प एक्ट में। फाइन 1000 रुपए तक का, जैसे 68 में प्रोवाइड कर रखा है। फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज अंडर सेक्शन 69 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट एज एप्लीकेबल इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, 2000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। देन थर्ड क्वेश्चन सेज एनी पर्सन टू सेल अपॉइंटेड टू सेल स्टैम्प्स हु डिसोबेज एनी रूल, उसको अपॉइंट किया गया है स्टैम्प को सेल करने के लिए, वो डिसोबे करता है कोई रूल, मेड अंडर सेक्शन 74 एंड बी पॉइंट क्या है, एनी पर्सन नॉट सो अपॉइंटेड, उसको अपॉइंट नहीं किया गया फिर उसके बाद तब भी वो जो है कोई जो है पर्टिकुलर स्टैम्प सेल करता है, एनी स्टैम्प अदर देन 10 नए पैसे फॉर, अब आपको पता है कि बहुत पुराना एक्ट है इस वजह से इसमें नए पैसे की बात करी हुई है, 10 नए पैसे और फॉर 5 नए पैसे अधेसिव स्टैम्प शैल बी पनिशेबल विद, किस कैसे पनिशेबल होगा वो, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू, आपको इससे सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इम्प्रिजनमेंट आपको याद है तो चल जाएगा, नहीं सेक्शन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले में 2 साल है सेक्शन नंबर 74 में, दूसरे में 1 साल है और 2000 रुपए तक का फाइन है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, 1 साल है और आपका 2000 रुपए तक का फाइन है, या फिर दोनों हो सकता है। अब पूछ रहा है इसमें से क्या सही है, तो कह रहा है नो मजिस्ट्रेट अदर देन अ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट हुज पावर्स आर नॉट लेस देन, तो ये तो हो नहीं सकता। देखो ध्यान रखो, अगर ये मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन के बारे में कह रहा है तो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है इंडियन स्टैम्प एक्ट में, स्टैम्प एक्ट का ही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है और आपके जेएमएससी है, तो जहां कहीं भी ये दोनों दिख रहे हैं तो वो सही हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर भी देखो, अब ये वाला भी ऑप्शन सेम है और ये डी वाला भी ऑप्शन आपका सेम है, ठीक है। चलो पहले बी वाले को हम लोग पढ़ते हैं, नो मजिस्ट्रेट अदर देन प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट हुज पावर्स आर नॉट लेस देन दोज ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ठीक है। इनकी पावर बता दी, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारे सेक्शन में, नो मजिस्ट्रेट, अच्छा ये सेक्शन की गलती है, ये 71 यहाँ पर है और यहाँ पर 91 है, इसमें करेक्ट पूछा है क्या है। So, no magistrate other than presidency magistrate or magistrate whose powers are not less than those of a magistrate of second class shall try the offence under Indian Stamp Act as applicable in the state of Himachal Pradesh as specified in its section 91, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो आप इसको आराम से अपना पढ़ लेना, आपको बता रही हूँ उसका जो आंसर है दैट इज ए, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफाइन कर रखा है। आगे बढ़ेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटेस्ट केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। द एक्सप्रेशन लीज अंडर द स्टैम्प एक्ट हैज अ वाइडर मीनिंग एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल मीनिंग, और if lease under section 2 clause 16 of stamp act includes therein 4 specified category of documents,
देखो लीज वाला जो ये वाला सेक्शन है ना 2/16, इसमें जो है 4 तरीके की लीज बता रखी है. वी डू नॉट फाइंड एनी सच इंक्लूजन. क्या उसमें कोई इंक्लूजन नहीं मिलता है. इट इज फॉर दिस रीजन वी आर द व्यू दैट द डेफिनेशन ऑफ लीज फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प एक्ट एक्सटेंसिव है. मैंने भाई 4 क्लॉजेस उसकी डेफिनेशन है, पट्टा है, बाकी सारी चीजें, काबुलियत है, ये सारी चीजें स्टैम्प एक्ट में बता रखी है. तो ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंसिव है नेचर. इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द यूज of the expression and includes also in section 2 ये वाला जो expression use किया गया of the Stamp Act. So by fiction any instrument by which tolls of any description are let is considered as lease for the purpose of payment of stamp duty. ऐसा कौन से केस में कहा गया था? ऐसा कहा गया था गोवंत लाल गोदावत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में. रिसेंट उस टाइम का रिसेंट था 2018 का. ठीक है, देखो सो रिसेंट केस लॉज भी पूछे जा रहे हैं. अब आओ question number 7. No instrument chargeable with duty shall be admitted in evidence for any purpose by any person having by law or consent of parties authority to receive evidence or shall be acted upon, registered or authenticated by any such person or by any public officer unless such instrument is duly stamped. जब तक वो instrument duly stamped नहीं होता. However, more provisions exist in this regard in the Indian Stamp Act. Find out the correct option. एनी सच इंस्ट्रूमेंट पूरा आप देखो अगर तो पूरा बेयर की जो लैंग्वेज है, बेयर की जो लैंग्वेज है वो ही पूरी छाप दी है. ठीक है, एनी सच इंस्ट्रूमेंट्स शैल बी एडमिटेड इन एविडेंस ऑन पेमेंट ऑफ द ड्यूटी विथ विच द सेम इज चार्जेबल और इन द केस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इनसफिशिएंटली स्टैम्प ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अप सच ड्यूटी. अगर मान लीजिए इनसफिशिएंटली स्टैम्प है तो उतना अमाउंट देना पड़ेगा टुगेदर विद द पेनल्टी. उसमें जितना अमाउंट जो आपने नहीं दिया वो अमाउंट देना होगा, साथ साथ पेनल्टी भी देनी होगी 500 रुपये तक की. Or when 10 times the amount of proper duty, a deficit portion thereof exceeds 5 rupees of a sum equal to 10 times such duty or portion. ये जो पहला वाला है ना वही सही है. ठीक है, बाकी के ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा. देन अब 8th में सिचुएशन दे रखी है. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? सिचुएशन दे रखी है. सॉरी. Application was filed under Order 21, Rule 90, read with Section 47. CPC for setting aside a court auction sale. Order dismissing the application was though appealable, but no appeal was filed and sale was confirmed under Order 21, Rule 92 का subsection 1. Sub-rule 1. And confirmation of sale was not questioned, whereby auction purchase attained finality. ठीक है, जो कंफर्मेशन था सेल का उसको भी क्वेश्चन नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जामिन दिस सिचुएशन रिसेंटली. उन्होंने एग्जामिन किया सिचुएशन को. व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ द कोर्ट इन दिस मैटर? स्पेसिफाई आउट द फॉलोइंग. बाय वर्च्यू ऑफ रूल 92 सब रूल 3 एप्लीकेंट और ऑब्जेक्टर वुड नॉट बी बार्ड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट. बाय वर्च्यू ऑफ 92 ये तो नहीं होगा ऑन द सेम ग्राउंड. ठीक है, 92 sub rule 3 applicant or objector would be barred from bringing fresh suit to set aside the sale on the same ground. ठीक है, अब इसमें केस पूछा गया. इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेल्ट विद द सिचुएशन एज इन प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया. एन एप्लीकेशन वाज फाइल्ड अंडर ऑर्डर 21 रूल 90 रेड विद सेक्शन 47 CPC फॉर सेटिंग असाइड अ कोर्ट ऑफ. इन्होंने पता है अब क्या पूछ लिया, इन्होंने वही उसके केस का नाम पूछ लिया है. ठीक है, ऐसा कहा गया है ये वाले केस में. ठीक है, तो इसको ऐसे रट लो आप लोग, अगर अभी कुछ नहीं पढ़ा है तो रट लो. Which provision of CPC debars a tenant from file, मतलब डिबार कर देती है टेनेंट को. कौन से इसमें से बता रखा है? सेक्शन 88, ऑर्डर 35 रूल 3, ऑर्डर 36 रूल 4, नन ऑफ दीज. इसमें प्लेस ऑफ ट्रायल कौन से सेक्शन में दे रखा है? CPC में पता होना चाहिए 153B में. द डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की अगर डिक्री है तो उसको एनफोर्स कराया जा सकता है ऑर्डर 21 रूल 32 में. बट कैसे एनफोर्स कराओगे? फाइन इम्पोज करके, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करके, डिटेंशन करके? क्या सिविल प्रिजन में डाल देंगे उसको? नहीं, अटैचमेंट, सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है वहां पर. ठीक है. कैन इन एनी सिचुएशन अ सूट अकिन टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी इंस्टीट्यूटेड, मतलब एक सूट है लेकिन वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह, बी इंस्टीट्यूटेड अंडर CPC इवन दो नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कॉज्ड टू पर्सन. भले कोई स्पेशल डैमेज कॉज नहीं हुआ लेकिन उसको PIL की तरह फाइल किया जा सकता है. ये हो सकता है सेक्शन नंबर 91 में. ठीक है, अगर सेक्शन 91 आपको पता है तो आपको पता होगा ये आंसर भी. एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड गार्जियन फॉर अ सूट ओनली ऑन हिज ओरल कंसेंट. नहीं, ऑन हिज कंसेंट इन राइटिंग. कंसेंट हमेशा राइटिंग में होगा गार्जियन को अगर अपॉइंट करना है तो. सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा है कि CPC
में कौन सा ऐसा सेक्शन है जो प्रोहिबिट करता है अरेस्ट या डिटेंशन ऑफ महिला की इन एग्जीक्यूशन फॉर डिक्री ऑफ मनी, सेक्शन नंबर 56। अब पूछा है कि इफ द प्लेंटिफ ओमिट्स टू स्यू फॉर द होल ऑफ द क्लेम, पहले तो जो है मान लीजिए 50 लाख का उसका मामला था और उसने 20 लाख के लिए ही सूट दायर किया, विच ही वॉज एंटाइटल्ड, इसके लिए वो एंटाइटल्ड था, लेकिन उसने 20 लाख का ही मामला दायर किया कोर्ट में टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इन द फर्स्ट सूट, देन ही विल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम सुइंग अगेन। तो फिर अब वो बाकी के 30 लाख के लिए वो नहीं कर सकता, जो पोर्शन उसने ओमिट कर दिया। ऐसा कहाँ दिया हुआ है? ऑर्डर टू रूल 2 में। अब एक्सप्लेनेशन सेक्शन 11 दिया हुआ है तो उस पर दिमाग मत लगाने लग जाना, ठीक है। फ्रेम ऑफ सूट अगर पढ़ा है तो पता होगा। विच फाइनल जजमेंट, order or decree of a competent court among the following is a judgment in rem against the whole world के लिए? मनी सूट नहीं, परमानेंट इंजंक्शन नहीं, पर्सोनम होता है ना ये सब तो, और नन ऑफ द अबव भी नहीं है। जजमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ मैट्रिमोनियल, भाई अगर ऐसे समझो, मान लो किसी का डिवोर्स हुआ है तो वो सिर्फ आपस में थोड़ी ना, पर्सोनम थोड़ी ना उनका कि पर्सनल उनका कुछ मैटर है। हाँ पर्सनल मैटर है, वो एक अलग सेंस में, लेकिन उनका जो जजमेंट है ये अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होगा, इस वजह से रेम होगा जजमेंट, ठीक है। अपॉइंटेड एज रिसीवर, कलेक्टर कौन से उसमें, ये याद कर लो, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कलेक्टर को कब अपॉइंट किया जा सकता, कौन से मतलब ऑर्डर में और रूल में करते हैं अपॉइंट। ऑर्डर 40 रूल 5, ठीक है। Above, in which of the following cases the Supreme Court held that delay in pronouncing the judgment amounts to denial of justice? आप जितना डिले करोगे इसका ये मतलब है कि जस्टिस को डिनाई किया जा रहा है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सुना होगा। सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। Under CPC, when the service of summon to a defendant is not made to him due to his absence within reasonable time, रीजनेबल टाइम में वो घर से मतलब घर में था ही नहीं अपने, समन किसके ऊपर सर्व किया जा सकता है? सर्वेंट पे किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। माइनर पे किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। अडल्ट सन पे किया जा सकता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। Whether the purchaser of a property in execution sale can make an application for setting aside the sale, जो परचेजर है प्रॉपर्टी का, क्या वो एप्लीकेशन लगा सकता है कि सेल को सेल को सेट असाइड कर दिया जाए इस ग्राउंड पे दैट द जजमेंट डेटर हैड नो सेलेबल इंटरेस्ट, जजमेंट डेटर का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था जो प्रॉपर्टी को सेल किया गया है, क्या ऐसा किया जा सकता है? यस ही कैन मेक एप्लीकेशन। अभी इस है तो देखो इसका जवाब हाँ ही, लेकिन कौन से रूल में है और कौन से ऑर्डर 21 में भी है, लेकिन कौन से रूल में है ये आपको पता होना चाहिए, तो इट इज रूल 91, ठीक है। राइट टू अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, सेक्शन नंबर 96। अभी बहुत छोटी छोटी चीजें, एटलीस्ट इसमें तो कोई गलती ना हो। अबेटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स कहाँ बता रखा है? ऑर्डर 22। कोड, एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोड, सेक्शन नंबर 5। देन पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स इन CPC, ऑर्डर 1 रूल 2 में बता रखा है, ठीक है। एटलीस्ट जो आपके इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, मैंने आप लोगों को बताए हैं इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, अगर वो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स ही के अगर आपको रूल्स याद हैं तो उतना ही भी काफी होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन, सेक्शन नंबर 21। अंडर सेक्शन 40 ऑफ CPC, व्हेन अ डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, दूसरे स्टेट में भेजी गई है एग्जीक्यूट कराने के लिए, इट शैल बी सेंट टू सच कोर्ट एंड एग्जीक्यूटेड, कौन से मैनर में एग्जीक्यूट करी जाएगी? जिस स्टेट में भेजी गई है उसी स्टेट के एग्जीक्यूशन के रूल्स लगेंगे, मतलब जिस तरीके से वहां एग्जीक्यूट करी जाती डिक्री उसी में होगा, वैसे ही होगा, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंजंक्शन ऑर्डर एंड अटैचमेंट ऑर्डर? देयर इज नो डिस्टिंक्शन, बोथ आर वन एंड सेम, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इंजंक्शन ऑर्डर बाइंड्स नॉट ओनली द पार्टीज बट ऑल्सो द थर्ड पार्टीज, whereas अटैचमेंट ऑर्डर नहीं। इंजंक्शन ऑर्डर बाइंड्स ओनली द पार्टीज, इंजंक्शन जब आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्टीज को बाइंड करता है, और जब अटैचमेंट ऑर्डर आता है तो सिर्फ पार्टी नहीं, वो थर्ड पार्टीज को भी बाउंड कर देता है या बाइंड कर देता है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द केस ऑफ मोहम्मद शरीफ वर्सेस बंदे अली इज रिलेटेड टू? सेक्शन 101, 102, 107, 108, 112, 113 या 118, 119, 107, 108, ठीक है। इसमें से कौन सा केस जो है वो कन्फेशन से रिलेटेड नहीं है? पुलकोरी कोटया वर्सेस एम्परर, ये भी कन्फेशन से रिलेटेड है, द्योमान उपाध्याय भी, और आपका ये काटिका लोगाड़ भी तो कन्फेशन का बहुत फेमस केस है। आपका ए वाला जो है वो कन्फेशन से रिलेटेड नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन पता होना चाहिए, लैंडमार्क जजमेंट है, साइंस से भी किया जा सकता है डाइंग डिक्लेरेशन, आर्ट्स वर्सेस अब्दुल्ला केस में ऐसा कहा गया था। अब देखो पढ़ने की चीज आई,
कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच वन यूजेस द वर्ड्स नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट, जब तक कि उसका क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट नहीं दे देता, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, ठीक है, इतना आप अपना माइंड लगा करके सोच सकते हो कि क्या लिखा होगा। जब तक कि क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट नहीं दे सकता, कोई नहीं दे देता, कोई पर्टिकुलर कम्युनिकेशन जो उन दोनों के बीच हुई है उसको डिस्क्लोज करने के लिए, वो अपने आप से नहीं कुछ बोल सकता। टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एंड फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील by or on behalf of his client or state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment। 126 और 127 में से कहा गया। सिंपल है। बिल ऑफ एविडेंस किसने प्रिपेयर किया था? जेम्स स्टीफन ने, ये भी पता होगा। रेस जुडिकाटा, जिसे हम सस्ता रेस जुडिकाटा भी कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 40। अब क्या पूछ रहे हैं? Under which of the following sections of Indian Evidence Act a witness under examination can while under examination refresh? यही पूछ रहा है कि रिफ्रेशिंग मेमोरी कहाँ दे रखा है? 59 में दे रखा है ना, 58 में नहीं दे रखा। हाँ, गलती हो गई, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती हो गई, 159 में दे रखा है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? Which significant principle was declared by the Supreme Court of India in the case of Pawan Kumar versus State of Haryana? पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा किस चीज का लैंडमार्क जजमेंट है? डाउरी डेथ का, लेजिटिमेसी का, रेप का, या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन, ठीक है। As per provision of Indian Evidence Act, secondary evidence may be given of the contents of a document when the original is of such a nature कि वो easily movable नहीं है। क्लॉजेस से भी सवाल बना है। 65 में बता रखा है ना कि आप इन मामलों में सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, क्लॉज से भी सवाल बना है। कौन से मामले में दे सकते हो भाई? इजिली मूवेबल नहीं है, 65, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि इसमें से कौन सा सेक्शन है जो कि अमेंड किया गया था, इंडियन एविडेंस एक्ट का, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 में, 154। The presumption of conviction, the previous conviction of a person is relevant under Indian Evidence Act 1872, Section 14, Explanation 2। फिर कह रहा है witness cannot be converted into an accused person though he may be compelled to answer questions relating to an offense under which of the section Indian Evidence Act this immunity मिली है 132 में। फिर उसके बाद पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व दैट इवन अ स्टूडेंट भी एज एन एक्सपर्ट ट्रीट किया जा सकता है? कानपुर यूनिवर्सिटी का केस है वर्सेस समीर गुप्ता। विच सेक्शन वाज इंसर्टेड बाय स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट पावर टू एंगेज एक्सपर्ट्स के बारे में बताता है। तो जब ये दे देते ना, थोड़ा सा और आसान हो जाता है कि आपको इतना तो कम से कम पता ही होगा। तो सेक्शन 14। फिर पूछ रहा है वेयर इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट एक एविडेंस है ऑफ डिफरेंट राइट्स of different obligations, the court may in proper case cancel it in part। SRA का क्वेश्चन है, पार्ट में कैंसिल करे, अलाउ करेगा बाकी पार्ट को। आधा पार्ट कैंसिल कर दिया, आधा डिफरेंट राइट्स और ऑब्लिगेशन का था, सेवरेबल था, सच हमने कैंसिल कर दिया आधा, और आधा हम इसको बचा के रख रहे हैं। 32, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट 31 से 33 दे रखा है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे तो उस रेंज का यही एक वो है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको रेंज भी थोड़ा बहुत, पूरा मैं कह रही हूँ अगर नहीं भी याद हो रहा है तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका तो रेंज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड इन अ सूट filed under section 6 of specific relief act only reviews allowed, appeal can be filed, no appeal or review, सिर्फ रिवीजन अलाउड होता है, ठीक है। In a suit for specific performance of agreement of sale of immovable property, the plaintiff must ever and prove the following। plaintiff क्या प्रूव करेगा कि वो रेडी और विलिंग का अपना जो भी पार्ट था उसको परफॉर्म करने के लिए। When an instrument does not express the real intention of the parties, जब इंस्ट्रूमेंट रियल इंटेंशन नहीं बता रहा है पार्टीज का, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 26, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। डिक्लेरेटिव डिक्री पास अंडर सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये क्या होती है? जो चीज डिक्लेयर करी जा रही है कि पर्टिकुलर फलाना राइट है आपका, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपको बिलोंग करती है, अगर ये डिक्लेयर करा जा रहा है तो ये जजमेंट इन पर्सोनम होता है, ठीक है। अब देखो कोर्ट्स एक्ट से सवाल है। इन सेक्शन 3 of Himachal Pradesh Courts Act, providing for establishment of some courts which
ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड, या एक्सप्रेसली उसको मेंशन नहीं कर रखा, डिस्ट्रिक्ट जज को कर रखा है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, सीनियर सिविल जज को, सिविल जज को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को नहीं कर रखा है, ठीक है, बाकी तीनों को कर रखा है, ठीक, तो ये याद रखना। फिर उसके बाद पूछा है, अपील शैल नॉट लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इन एनी केस, ठीक है, हाई कोर्ट को अपील नहीं जाएगी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की, इन विच इफ द डिक्री और ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, दिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 20 का सबसेक्शन 2, सबसेक्शन ही है ना, एक बार देख लेना, सबसेक्शन ये जहां तक, क्लॉज तो नहीं होगा, सबसेक्शन 2 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट, ठीक है। Section 25 of Himachal Pradesh Courts Act makes provision regarding petition writers के regarding उन्होंने कुछ provisions बना रखे हैं, that the High Court may from time to time make rules consistent with this act and any other enactment for the time being in force, ठीक है, rules बनाएगी, High Court rules बनाएगी। Which of the following purpose for rule, ये बहुत important section है, ये as it is पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें से determining what persons shall be permitted to act, ये तो डिटरमाइन करेगी कोर्ट, सही है। एंगेजिंग एसोसिएट्स फॉर पेटिशन राइटर्स, इसको देखते हैं हम लोग। रेगुलेटिंग द इशू ऑफ लाइसेंसेस टू सच पर्सन, द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बाय देम द स्केल, ये भी करेगी कोर्ट। एंड डिटरमाइनिंग द अथॉरिटी बाय विच ब्रीचेस ऑफ सच रूल्स शैल बी इन्वेस्टिगेटेड एंड पेनल्टीज विच में बी इम्पोज्ड, ये भी सही है। एंगेज नहीं करना है एसोसिएट्स को पेटिशन राइटर्स के लिए। अब आपको इसको याद कैसे रखना है, अगर नहीं भी याद हो रहा है तो ये पर्टिकुलर जो आगे का वर्ड है ना, पहला का वर्ड, वो उतना याद रखो, काफी हो जाएगा, पूछा जाएगा तो इसी तरीके से ये सवाल पूछा जाएगा, या तो ज्यादा ये पूछ लेंगे पेटिशन राइटर्स कौन सेक्शन में दे रखा है, 25 में दे रखा है, या तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेंगे। डिक्लेयरिंग याद रखना है, रेगुलेटिंग याद रखना है, डिटरमाइनिंग याद रखना है, बस इतना अगर आपको याद है तो आप कर लोगे। और उसके बाद सिविल लॉ 2 है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो से, इस सीरीज से कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही होगी। अगर हेल्प मिल रही है तो कमेंट में बता दिया करो कि हाँ ये सीरीज यूजफुल है। और अभी मैं बोर्ड पर इस वजह से आई एम नॉट कमिंग ऑन द बोर्ड बिकॉज स्केड्यूल थोड़ा सा बिजी है, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं बोर्ड पर भी पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तब तक के लिए सॉरी, और अगर आप लोगों को कोई डाउट वगैरह भी है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।